हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट ईबीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। आज के सेशन में एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है, रेगिस्तानी ऊंट के नाम से रेगिस्तानी ऊंट के नाम से एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अबू धाबी, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात में। रेगिस्तानी ऊंट नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? रेगिस्तानी ऊंट के बारे में जान लेते हैं। यह पेड़ जो है आपको जैसे यहाँ रेगिस्तानी लिखा हुआ है कि रेगिस्तान जहां पर क्या शुष्क और बंजर क्षेत्र होते हैं, शुष्क व बंजर क्षेत्र वहीं ये पेड़ पाया जाता है। बंजर क्षेत्र वहीं ये वृक्ष जो है पाया जाता है और इसकी जड़ें जो है वो 10 फीट लंबी होती हैं जो पानी की तलाश में जमीन के नीचे चली जाती हैं। और इसमें जो है रेगिस्तानी ओक में इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। क्या? पत्तियां जो हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं और इन इसकी तनों में, इस पेड़ की तनों में जल इकट्ठा हुआ रहता है। वहां के लोग यानी जहां ये पाया जाता है वहां के लोग क्या करते हैं, एक पतली पाइप द्वारा इस पानी को पीने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो ये रेगिस्तानी ओंग पाया कहाँ जाता है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। राजस्थान का एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में कौन सा वृक्ष पाया जाता है जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है? तो याद रखिएगा कौन सा वृक्ष पाया जाता है? खेजरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बनता है क्वेश्चन। खेजरी का वृक्ष पाया जाता है। एक प्लांट्स का जो है टॉपिक हम पूरा अच्छे से कवर किए हैं। प्लीज आप लोग 10-10 15-15 मिनट की वीडियो है, जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको सारे के सारे जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे और एक बार जब आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो हमें पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर? ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है लद्दाख को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ए है गाजर और मूली, ऑप्शन बी है टमाटर और आलू, ऑप्शन सी है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन डी है चना और मटर। क्या होगा राइट आंसर इसका? आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। ये जो है वो घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बट ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है श्रीनगर। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है, कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है असम। असम में बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर बना हुआ होता है क्योंकि यहाँ पे असम में पानी बहुत बरसता है, बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है और कई कई दिनों तक लगातार बारिश होता है। तो ये कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने घर को एक खंभे नुमा मतलब बांस पर बनाते हैं जो 10 फीट ऊंचाई पर रहता है। खंभे खंभे को गाड़ के बनाते हैं ताकि जो है जो
पानी है और जो कीड़े-मकोड़े हैं वो इन तक ना पहुँच पाएँ। अपनी सुरक्षा के लिए ये बाँस पर अपने घर को बनाते हैं। कहाँ के लोग? असम के लोग। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है श्रीनगर। श्रीनगर में घर किस तरह से बनता है? तो श्रीनगर के डल झील, क्या? डल झील, डल झील, श्रीनगर के डल झील और क्या है? झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी। श्रीनगर के डल झील और झेलम नदी में जो है ये आपको तैरता हुआ घर मिलेगा जिसे क्या कहते हैं? डोंगा। डोंगा और हाउस बोट, हाउस बोट, डोंगा और हाउस बोट ये कहाँ पाए जाते हैं? ये घर कहाँ देखने को मिलेंगे? हाउस बोट। ये घर आपको देखने को मिलेगा कहाँ? श्रीनगर में, श्रीनगर में। लद्दाख आप अभी पढ़ें कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। याद रखिएगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? कौन सी पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाती है? ऑप्शन ए है उल्लू, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है मैना, ऑप्शन डी है तोता। क्या होगा राइट आंसर? कौन सी पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाती है? ये 2019 में क्वेश्चन बना है। लगातार ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब आपको बर्ड से, प्लांट से, एलिफेंट यानी एलिफेंट से भी एनिमल्स में एलिफेंट और टाइगर, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ये सब पूछे जा रहे हैं अब। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सी पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है मैना। पक्षियों के बारे में बहुत क्वेश्चन बनता है कि पक्षी अपने गर्दन को हमेशा घुमाती क्यों रहती हैं? क्योंकि उनकी आंख की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमाकर चारों तरफ मत देखती रहती हैं। उल्लू के बारे में पूछा जाता है, उल्लू अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो उल्लू अपना घोंसला पुराने खंडहर घर में बनाता है। उल्लू रात्रिचर होता है, मतलब रात्रि में देखता है। और जो रात्रि में देखने वाले जीव होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है तो किस रंग में देखते हैं जो रात्रि में देखने वाले जीव होते हैं? तो याद रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद में देखते हैं। काला और सफेद में देखते हैं जो रात्रि में देखने वाले जानवर होते हैं, जीव होते हैं। सफेद, सफेद में देखते हैं जो रात्रि में देखने वाले जीव होते हैं। कौवा के बारे में पूछा जाता है। कौवा जो है किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में टहनियां होती हैं, तार होते हैं, बाल होते हैं, रुई होती हैं, चीथड़े होते हैं। कौवे के घोंसले में तार पाए जाते हैं, रुई, तार, पेड़ों की टहनियां, चीथड़े, ये सब कौवे के घोंसले में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? मैना, जो अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? ऑप्शन ए है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी है सूर्यमणि, ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या होगा राइट आंसर? इनके बारे में हर साल पूछा जाता है। क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी। ये जब 9 साल की थी, 9 साल की थी तब से ये क्या वजन उठा रही हैं? ये जो है 2 बार 52 किग्रा वर्ग में और 7 बार 54 किग्रा वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ये 19 सितंबर, याद रखिएगा 19 सितंबर, 19 सितंबर 19 सितंबर 2000, 19 सितंबर 2000 को कर्णम मल्लेश्वरी कितने केजी भार उठाई थी? किग्रा? तो ये 59 किग्रा भार वर्ग में 240 किग्रा भार उठाकर 240 किग्रा भार उठाकर सिडनी ओलंपिक में, कहाँ की? सिडनी, सिडनी, ये भी याद रखिएगा सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक, कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता। वह ओलंपिक में, ये जो है कर्णम मल्लेश्वरी, ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनी। क्या? पहली एथलीट है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। इतने पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इनके बारे में
पूछा जाता है। बछेंद्री पाल के बारे में क्वेश्चन बनता है, तो बछेंद्री पाल जो है ये भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट को फतेह की है। कौन? कर्दम मल्लेश्वरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मेघालय। क्या होगा राइट आंसर? चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? कहाँ के लोग करते हैं? चेराओ नाच के बारे में जान लेते हैं। तो चेराओ नाच एक पारंपरिक और सबसे पुराना नृत्य है जो कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। क्या? बांस नृत्य। चेराओ नृत्य को बांस नृत्य भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन बी है सहभागिता, ऑप्शन सी है याद करना, ऑप्शन डी है प्रश्न पूछना। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या नहीं होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के आकलन में क्या नहीं होना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर? 2-3 हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है याद करना। इसमें याद करना क्या है? पर्यावरण अध्ययन के आकलन में क्या नहीं होता? तो याद करना नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करती? ऑप्शन ए है बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन बी है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ऑप्शन सी है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, ऑप्शन डी है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। क्या होगा राइट आंसर? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करती? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बच्चे कम गलतियां करें। अरे बच्चे नहीं गलती करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो किसका समर्थन नहीं करती? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है वो किसका समर्थन नहीं करती? तो बच्चे कम गलतियां करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि ऑप्शन ए है यह बहुत सस्ता संसाधन है, ऑप्शन बी है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ऑप्शन सी है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन डी है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने की अवसर उपलब्ध कराता है। क्या होगा राइट आंसर इसका? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि क्या? कैसे? बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा वास्तव में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वास्तविक स्थितियों में जहां पे आपको मिले बच्चा जो है अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीख रहा है, बच्चे को अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिस भी पेडागोजी के क्वेश्चन में जब आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यही कीवर्ड है, इसी को आप याद रखेंगे तो आपका पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि बच्चा जो है वो जब वास्तविक रूप से सीखता है, देखता है, समझता है तो वो जल्दी सीखता है। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने की अवसर उपलब्ध कराता है। तो ये रहे कुल 10 क्वेश्चन। 10 में हमने कुल 15 क्वेश्चन समझे बहुत अच्छे से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन लेके आए हैं वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, बल्कि उसके अंदर जो भी ऑप्शन में आप सबको क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो आज यही इन करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। आज का सेशन पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।